यस बेटा, तो जो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है, करंट चैप्टर, इस चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने जनरल चीज़ें पढ़ ली हैं, क्या होता है डी, और उससे रिलेटेड हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। सो इट इज़ रिलेटेड विद आवर ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको बताया वेरी कर सकती है, जैसे ये मैंने लिखा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर आप देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में जो हमारा आयरन है ये Fe2+ एंड Fe3+ में एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से हमारा मैग्नीज है Mn। तो मैग्नीज जो है हमारा जो है कॉपर प्लस और ये Mn2+, 3+, इस तरह से ये एग्जिस्ट करता है। कॉपर के भी जैसे आप देखो यहाँ पे एग्जिस्टेंस आपको दिख रही है। सो जस्ट कीप इन माइंड, ये जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड विद योर ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो हम जो पढ़ रहे थे यहाँ पे टॉपिक, हमने क्या पढ़ा, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर्स ऑफ द सीरीज एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब जो अपना चार्ज बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट मेंबर में D1 होगा तो वो +1 के अलावा दूसरा वो शो नहीं कर पाएगा, स्टेबिलिटी रीजन के कारण वहाँ पे डिफिकल्टी हो जाती है। अब देखो यहाँ पे एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमने अंडरलाइन की थी, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट सीरीज इज +3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट आपका स्कैंडियम। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट सीरीज में जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +3 है, जो बहुत ही कॉमन है। अब इसके बाद हम यहाँ पे थे, द कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन लोअर स्टेट। सो देखिए, द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन लोअर स्टेट +2 एंड +3 आर मोस्टली आयनिक। जरा इस चीज को आप समझना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर कोई हमारा ट्रांजिशन कंपाउंड है और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 या +3 है, हम उसे आयनिक कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है कि उसको हम आयनिक क्यों कहते हैं। तो इसका रीजन आप ये समझ सकते हो कि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट है, अगर इनके लास्ट शेल में मान लो आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये 2 लॉस भी कर देगा तो इसके बाद भी प्रोबेबिलिटी है लॉस करने की। तो जब तक इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकता है ना, तब तक वो आयनिक करैक्टर में आएगा। अब मान लो कोई कंपाउंड है ट्रांजिशन एलिमेंट का X, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है मान लो ऑलरेडी आपका +6, ऑलरेडी +6 है। अब आप बोलो ये और इलेक्ट्रॉन लॉस करे, तो ये लॉस अब कर नहीं पाएगा, तो अब ये आयनिक नेचर शो नहीं करेगा। अब ये कौन सा नेचर शो करने वाला है, कोवलेंट। तो आप अपने ब्रेन में एक चीज डाल लो, अगर ऑक्सीडेशन नंबर ON, अगर ऑक्सीडेशन नंबर स्मॉल है, तो स्मॉल होगा तो उसके बढ़ने के चांस होते हैं, मतलब और लॉस हो सकता है। तो लॉस हो सकता है तो आयनिक, आयनिक बॉन्ड होता ही क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन लॉस करे, है ना, मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन, तो आयनिक में आ गया। कोवलेंट होता है कि लॉस नहीं होगा, शेयर हो जाएगा। तो अगर ऑलरेडी वो मैक्सिमम स्टेट पे है कोई एलिमेंट, तो अगर ऑलरेडी मैक्सिमम स्टेट पे है तो अब और लॉस नहीं करेगा, तो वो कोवलेंट में आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट आप ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखो जी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कह रहा है, बट एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं दे आर कोवलेंट। तो क्यों कोवलेंट है, क्योंकि वो लॉस कर नहीं सकते। लोअर वाले क्यों आयनिक है, क्योंकि वो लॉस कर सकते हैं। एग्जाम्पल ZnCl2 एंड CdCl आर आयनिक। तो Zn +2 है और कैडमियम आपका +2 है, तो ये और लॉस कर सकता है जरूरत पड़ने पे। और कह रहे हैं कि आपका जो है CrO3 एंड MnO4 आर कोवलेंट। तो अगर आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी मैक्सिमम आएगी। तो मैक्सिमम आने का मतलब ये ऑलरेडी जितना लॉस कर सकते थे कर दिया, आप लॉस नहीं कर सकते, तो दे विल शो कोवलेंट नेचर। दिस ZnCl2 एंड दिस इज विल शो आयनिक नेचर। और जो आपका ये मैग्नीज वाला है ये आपका कोवलेंट में आ जाएगा, और ये क्रोमियम वाला भी आपका कोवलेंट में आ जाएगा। तो जो डी ब्लॉक हमारा चैप्टर है ये समझना है, समझने के साथ याद करने वाला है, तो समझते जाइए, याद करते जाइए, आगे चलते हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर शोन इन ऑक्साइड एंड ऑक्सो एसिड। अब यहाँ पे एक ये भी बता रहा है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी फॉर्म में शो करते हैं, ऑक्सीजन के साथ। जैसे ऑक्सीजन या फ्लोरीन आ जाए,
तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। ट्रांजिशन मेटल्स विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे ट्रांजिशन फ्लोराइड्स हैं या ऑक्साइड हैं, उसमें ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हाई होता है। तो आप बताइए, जैसे ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हाई होगा, क्यों हाई होगा? क्योंकि जो ऑक्सीजन है और जो फ्लोरीन है, इनका साइज होता है छोटा। साइज छोटा होने के कारण ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत होते हैं और इलेक्ट्रॉन ड्रैग कर लेते हैं। जैसे अगर हम +1 का कंसेप्ट लगाएं, MnO4-। अब मैं बोलूँ मुझे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो Mn को x ले लो, ये -2 × 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इक्वल टू अपना -1। ठीक है, जो हमने लास्ट ईयर ना अपना +1 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी सीखी है। तो ये कितना आ जाएगा? ये 2 × 4 होना चाहिए, नॉट 8, 2 × 4। तो ये हो गया x - 8 = -1। यहाँ से सॉल्व करोगे तो x आपका +7 आता है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत हाई है Mn की। तो ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों आई? क्योंकि जो इसके साथ में एलिमेंट जुड़ा हुआ है ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट हाई देते हैं ऑक्सीजन के साथ और फ्लोरीन के साथ। क्यों? तो उसका आंसर यही है, बिकॉज दीज एटम्स आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करती हैं, अपनी तरफ खींच लेती हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट हाई मिलता है। ट्रांजिशन मेटल्स ऑल्सो एग्जिबिट +1 एंड 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर एग्जाम्पल। अब ये एक तरह का एक्सेप्शन टाइप मान लीजिए, और ध्यान में रखिए जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है उनमें +1 और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है। जैसे स्कैंडियम है, तो स्कैंडियम का एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकता है, तो +1। अब जैसे जिंक है, तो जिंक का आपका सारा ही कंप्लीटली फिल्ड होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप ऐसे समझाने के लिए 0 मान लीजिए। अब आप देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रहा है जहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा। जैसे ये निकल, हम ये पढ़ के आए हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो निकल और कोबाल्ट, आयरन कोबाल्ट, तो ये 0 है सारा अगर आप निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, और ये 1 1 वाले हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। कई बार हम यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन बना सकते हैं कि ऐसा ट्रांजिशन कंपाउंड बताओ जिसमें ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो। तो आप इसमें से कोई एक लिख लीजिए, आप इसको याद कर लीजिए इस तरह से। तो क्वेश्चन बनाने का बेटा कोई पक्का वो नहीं है, कुछ भी मतलब कोई पैराग्राफ पढ़ा वहां से क्वेश्चन बनता है तो बना दिया। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, या पूछा जा सकता है वो एलिमेंट बताओ फर्स्ट सीरीज का जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर हाई होती है। तो आप देखो मैग्नीज की +7 तक आई है। तो इसी तरीके से कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सो व्हेन मेटल एग्जिबिट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, द रिलेटिव स्टेबिलिटी कैन बी नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है? आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? जब आप किसी रॉड को उसी के सोल्यूशन में डालते हो तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसी के सोल्यूशन के साथ। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन मेटल एग्जिबिट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, देयर रिलेटिव स्टेबिलिटीज कैन बी नोन फ्रॉम देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब वो किस फॉर्म में ज़्यादा चेंज होना पसंद करता है। जैसे आप देखो कॉपर का, कॉपर 2 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो कॉपर बनेगा, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है, रिडक्शन फॉर्म में होता है। और कॉपर 1 अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.52 वोल्ट है। अब आप देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन फॉर्म में, तो ये ध्यान रखिए किस तरीके से है। लोअर रिडक्शन पोटेंशियल इंडिकेट्स Cu2+ इज मोर स्टेबल। एक चीज आपने याद रखनी है, अगर आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो है, ठीक है ना, तो वो मोर स्टेबल में आता है। इस चीज को आप ध्यान रखना। अगर आपका रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा तो हम उसे मोर स्टेबल में लेते हैं देन Cu+ इन एक्वस मीडियम। अब यहाँ पे उसने एक कंडीशन बता दी, एक्वस मीडियम में बताया, यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये मैं पॉइंट अंडरलाइन कर देता हूँ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो कॉपर 2+ है वो मोर स्टेबल है इन एक्वस फॉर्म। याद रखना ये मीडियम कहाँ पे, कौन से स्टेट में, ये याद रखना एक्वस फॉर्म में। तो एक्वस फॉर्म में Cu+ ज्यादा स्टेबल नहीं है, Cu2+, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होती है। और अपने ब्रेन में डाल लो, किसी एलिमेंट का, मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर कम है रिडक्शन फॉर्म में, ऑक्सीडेशन फॉर्म में नहीं, रिडक्शन फॉर्म में,
तो हम उसको स्टेबल कैटेगरी में डालते हैं। अब आपको यहाँ से कुछ लगता है नोट करने वाला, नोट कर लो, क्वेश्चन बना लो। ओके बेटा, अब हम आगे चलते हैं। तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट, इससे रिलेटेड चीजें पढ़ ली, आयनिक और कोवलेंट के बारे में पढ़ लिया, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो कब होगा और कब मैक्सिमम होगा, और कॉपर की स्टेबिलिटी से रिलेटेड हमने कुछ चीजें पढ़ ली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब हमारा जो टॉपिक आता है, टॉपिक का नाम है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है, कि क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी मेटल को उसी के सॉल्यूशन में डिप कर दो, डिप करने से या तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है या गेन कर सकता है, तो उसका सॉल्यूशन का और रॉड का जो आपस में पोटेंशियल बनेगा, दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। Electrode potential is an electric potential developed on a metal electrode when it is in equilibrium with its own solution taking electrons from electrolyte। तो वो तो चीज़ हमें पता है। देयर इज इरेगुलरिटीज, हमें भी पता है इरेगुलरिटीज आती है क्योंकि स्टेबिलिटी का फर्क पड़ता है D5 और D10 का। irregular variations in the ionization enthalpy, sublimation and energy of hydration। The E naught value decreases from, अब ये चीज देखो, the E naught value decreases from left to right across the series। Mn and nickel and zinc have higher value than expected because of their high half-filled and completely filled orbitals in 3D orbitals. In case of Mn2 plus and Zn2 plus, they and the highest negative enthalpy of hydration in case of high, negative in case of nickel 2 plus। तो अब देखो यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे जनरल सी बात है, जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी बात कर रहा है, फिर वहाँ पे बता रहा है कि एज वी गो लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, पीरियड हो गया एक तरह से, लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द सीरीज, फर्स्ट सीरीज, तो Mn, nickel and zinc have higher value of expected because half filled and completely filled 3D orbitals। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हो तो d ऑर्बिटल हाफली फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं, जिंक में फुली फिल्ड हो जाएंगे, बाकी जगह पे आपका हाफली फिल्ड के आसपास आता है। So in case of Mn2 plus and Zn2 plus has highest negative enthalpy of hydration। हाईएस्ट नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होता है कि जब आप उसको वाटर में डालते हो तो वाटर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, तो उसे हम कहते हैं हाईएस्ट नेगेटिव, यानी काफी एनर्जी रिलीज होती है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो कीप इन माइंड, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब ये आयंस को हम पानी में डालते हैं तो पानी में डालने के साथ खासकर निकल का जो है बॉन्डिंग वाटर के साथ बहुत स्ट्रांग होती है और एनर्जी रिलीज ज्यादा होती है, तो उसे कहते हैं नेगेटिव, एनर्जी रिलीज हो तो नेगेटिव, जस्ट कीप इन माइंड। अब आता है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमारा पैरामैग्नेटिक से रिलेटेड है। अब यहाँ पे हमने मेजर भी करना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज योर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जब आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो मैग्नेटिक करैक्टर ज्यादा होता है, तो उसी को मेजर करने का ये फॉर्मूला है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज इक्वल टू n+2, ये अंडर रूट में आ जाएगा, और bm इसकी यूनिट है बोहर मैग्नेट्रॉन। अब देखो, सब्सटेंस कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर सेड टू बी पैरामैग्नेटिक, ये हमें ऑलरेडी पता है। A diamagnetic substance is one in which all electrons are paired, ये भी पता है, except the ions of D0, scandium, titanium and D10, copper and iron configuration, all other ions of transition element contain unpaired electron। मतलब ये उसने बता दिया कि आपका जिंक छोड़ के, कॉपर छोड़ के और स्कैंडियम और टाइटेनियम को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट है उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। सो ऑल other simple ions of transition elements contain unpaired electron in their n-1d subshell, यानी d subshell, and are therefore paramagnetic। मतलब mostly transition element paramagnetic है। The magnetic moment of the element of first transition series can be calculated with unpaired electron by spin only formula। तो ये हमारा फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट का, जहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं आपको बोलूं कि Fe2 प्लस का मुझे मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, मान लो मैंने एक क्वेश्चन पूछा Fe2 प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, तो आप कन्फिग्रेशन लिखिए। जब आप इसकी कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो एंड, मैं बिल्कुल लास्ट वाली कन्फिग्रेशन लिख देता हूँ,
तो ये आएगा हमारा 3d6 और 4s0 आ जाएगा। ऐसा आएगा हमारे पास 3d6 4s0। अब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करो कितने हैं। डी सब शेल में 5 ऑर्बिट होते हैं, 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो आप देखो 4, 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आप इस फॉर्मूले में लगाइए, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट n+2। बस इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 एंड 4 इंटू 6 तो हो गया √24। पॉइंटों में निकाल लेना और bm यूनिट लिख देना, बोहर मैग्नेट्रॉन। तो ये फॉर्मूला है विच वी नीड टू लर्न। लो बेटा नोट कर लो, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड 1 मार्क का ऐसा क्वेश्चन कुछ बन जाता है कभी कभार। मैंने क्वेश्चन भी आपको करके यहाँ पे दिखा दिया कैसे करेंगे। अब हम आगे चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक नजर आ रहे हैं, और ये आपको जो टॉपिक यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन टॉपिक्स पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपकी बुक में। जैसे अपना ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वाई दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स। अब आपको ऑलरेडी पता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम पढ़ चुके हैं। जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है वो कैटलिस्ट एक्ट करते हैं, क्यों एक्ट करते हैं? हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड होते हैं, क्यों होते हैं? दे फॉर्म अलॉय, व्हाई दे फॉर्म अलॉय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, सो व्हाई दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब आप समझो। अब आप देखो ध्यान से समझो, इनके आंसर ना समवट कॉमन है। जैसे हमारे पास डी ऑर्बिटल वाले एलिमेंट, तो डी ऑर्बिटल की खासियत है कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे पहली बात, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डी ऑर्बिटल होता है जो बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, डी ऑर्बिटल, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। एंड दे प्रोवाइड सरफेस, इनका सरफेस एरिया भी थोड़ा ज्यादा होता है। दे प्रोवाइड सरफेस फॉर कॉम्बिनेशन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ओएस। तो जो हमारे डी ऑर्बिटल है ना, उनके अंदर ये कुछ खासियत है। इस खासियत के कारण इनकी कुछ प्रॉपर्टीज अलग हैं औरों से, और ये इस तरह से बिहेव करते हैं। क्या है कि इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं। डी ऑर्बिटल होने का मतलब एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, सरफेस एरिया ज्यादा करते हैं, जिससे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है। ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है। तो अब अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है ये कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, तो आप ये बताइए, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होता है, इनके पास डी ऑर्बिटल होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस इतना बताना है, बस इतना ही। सो देखो अब आंसर कि यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है व्हाई दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स। तो बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस, दे हैव हाई चार्ज। हाई चार्ज मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड दे हैव अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल टू मेक बॉन्ड विद लिगेंड्स। तो हो गया ना वही चीज। अब आज अभी कैटलिस्ट क्यों एक्ट करते हैं, तो सेम रीजन है। कैटलिस्ट एक्ट करने के लिए भी सेम रीजन है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये मोस्टली कैटलिस्ट क्यों एक्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ सेम रीजंस। They have variable oxidation state, they provide surface to the reactants, they have empty d orbitals, they have unpaired electrons। तो ये इंटरमीडिएट बना सकते हैं, जिस कारण they behave as catalyst। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस पे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत पेपर में आए हैं। अब देखो कलर वाला कंसेप्ट। तो कलर वाला कंसेप्ट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डी डी ट्रांजिशन। ऑलरेडी हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर्ड क्यों होते हैं। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था डी डी ट्रांजिशन हो जाती है। अब डी डी ट्रांजिशन होने से क्या होता है, डी ऑर्बिटल के दो हिस्से बन जाते हैं, T2G एंड EG, EG एंड T2G। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइड होके यहाँ जा सकता है, तो एनर्जी लॉस करेगा, विजिबल रीजन में फॉल करेगी। तो इतनी कहानी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर कोई आपसे पूछ ले भाई जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये कलर्ड क्यों होते हैं, तो आप बताइए बिल्कुल, बिकॉज देयर डी ऑर्बिटल अंडरगो डी ट्रांजिशन ड्यूरिंग द बॉन्डिंग। लिगेंड्स के साथ जब ये बॉन्ड बनाते हैं और जब ट्रांजिशन में जाएंगे तो एनर्जी लॉस होती है, और एनर्जी लॉस होगी तो विजिबल रीजन में पड़ती है, इसलिए हमें वो कलर की फॉर्म में नजर आती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है हमारा अलॉय फॉर्मेशन, जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है ये अलॉय बनाते हैं। ये अलॉय क्यों बनाते हैं समझिए। जैसे मान लीजिए आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है, आपने दो ट्रांजिशन एलिमेंट को मिक्स कर दिया। तो जब आप दो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को मिक्स करते हो तो इनकी जो साइज है ना, अप्रोक्सीमेटली साइज सेम है। तो साइज सेम होने के कारण जब हम इन्हें मिक्स करते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ, आपको पता है ना अलॉय क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर मेटल्स, और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट है इनके अलॉय बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हम मिक्सिंग करते हैं ना, तो ट्रांजिशन एलिमेंट मान लो ये एक्स ए है, ये मान लो बी है,
इनके एटम्स का साइज नियरली सेम होता है, जिस कारण ये एक दूसरे में मर्ज इजीली हो जाते हैं मोल्टन फॉर्म और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, और बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने से ये अलॉय के लिए बहुत यूज होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए अलॉय फॉर्मेशन, द ट्रांजिशन मेटल्स हैव सिमिलर रेडियाई। देखो ट्रांजिशन जो मेटल्स होते हैं ना, दे हैव सिमिलर रेडियाई and other characteristics. Therefore, these metals can mutually substitute their position, है ना, mutually substitute their position in their crystal lattice and form alloy. The alloys so formed are hard and often have high melting point. Various type of steel, brass, bronze are the examples of this type of alloy. So एक बार दोबारा समझाता हूँ क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक खासियत है कि मान लीजिए आपके पास कोई ट्रांजिशन एलिमेंट है, कॉपर एंड जिंक की मान लेते हैं, मान लो आपने कॉपर और जिंक को मिक्स किया, ये दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ये आपका कॉपर एलिमेंट है, कॉपर एलिमेंट के एटम का साइज, ये आपका मान लेते हैं जिंक एलिमेंट है, जिंक एलिमेंट के एटम का साइज। जब हम इनको मिक्स करते हैं ना लिक्विड फॉर्म में, तो ये क्या है, इनका साइज सेम है, रेडियाई सेम होने से ये एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, ऐसे शेड कर देते हैं इनको, ये जिंक है ऐसे, तो एक दूसरे में ये मर्ज हो जाते हैं, और मर्ज आराम से हो जाते हैं लैटिस के अंदर, आराम से मर्ज हो जाते हैं, मतलब साइज का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो साइज का फर्क नहीं पड़ा तो बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई, यानी स्ट्रांग मेटालिक बॉन्डिंग हो गई। बॉन्डिंग स्ट्रांग होने से अलॉय और स्ट्रांग हो जाता है, और उसकी आप ये लगा लीजिए क्रोजन भी नहीं होती इजिली। सो अलॉय ज्यादातर क्यों बनाए जाते हैं कि क्रोजन अवॉइड हो, जल्दी मेल्ट ना करें, तो है ना, तो ये चीजें हैं सारी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए भाई, जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है ये अलॉय फॉर्मेशन में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स का रेडियाई सिमिलर होता है। सिमिलर होने से जब हम उनको मिक्स करते हैं अलॉय बनाने के लिए, तो वो एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, और बॉन्डिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है, जिस कारण दे आर यूज टू मेक अलॉय। जैसे एग्जांपल स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सारा आपका अलॉय फॉर्मेशन में आता है। अब आता है इसी में हमारा अगला टॉपिक, जिसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब आप ये समझिए इंटरस्टिशियल कंपाउंड है क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट टॉपिक होगा आज का हमारा। टॉपिक का नाम है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब जरा समझना ध्यान से जो मैं समझाने जा रहा हूँ। देखो जो हमारे मान लो ये ट्रांजिशन मेटल है, ये मान लेते हैं कोई ट्रांजिशन मेटल है, तो ट्रांजिशन मेटल में जो एटम का साइज होता है बड़ा होता है। साइज बड़ा होने से ना यहाँ पे जैसे छोटे एटम हो गए, छोटे एटम में मान लो नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, जो भी छोटे एटम है वो इनके वॉइड्स में ट्रैप हो जाते हैं, छोटे एटम इनके वॉइड्स में ट्रैप हो जाते हैं, और ट्रैप होने के बाद इसके साथ ऐसे बॉन्डिंग बना लेते हैं, मेटल के साथ मेटालिक बॉन्डिंग बना लेते हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना लेते हैं। अब बॉन्डिंग बनाने के कारण ये फिक्स हो गए, अभी बाहर निकलेंगे नहीं, तो ये वॉइड्स है, ये बेसिकली क्या है, वॉइड्स। वॉइड्स को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स। वॉइड्स आर नोन बाय द नेम ऑफ इंटरस्टिशियल साइट्स। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है इनका वॉइड थोड़ा बड़ा साइज का होता है, और जो छोटे एटम है, जो स्मॉल एटम्स हैं, स्मॉल एटम्स, उनके पार्टिकल इन वॉइड्स में चले जाते हैं, और जाने के बाद मेटल के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, जिस कारण ये कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिसका नाम हो जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखो अब यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, समझो इसको। देखिए interstitial compounds are those in which small atoms occupy interstitial site। तो वो कंपाउंड क्या होते हैं जिसमें छोटे एटम, in which small atoms occupy interstitial sites, मतलब voids in the crystal lattice। crystal lattice आपका स्ट्रक्चर हो गया। interstitial compounds are well known for transition because small size atoms like hydrogen, boron, carbon, nitrogen, etc. can easily occupy position in the voids in the crystal lattice of transition metal। लो जी नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर अवेलेबल ऑन दिस टॉपिक इन योर बुक। मेरे पढ़ाने के बाद आप बुक को जरूर पढ़िए और याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।